हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे पॉलिटी और इकोनॉमी कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग इन्वायरमेंट देख रहे थे, और इन्वायरमेंट में भी दो टॉपिक आपकी आ चुकी है, यानी कि दो पार्ट आपका आ चुका है, जिसमें कि अप टू हम लोग यहाँ पे स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। उसके बाद यहाँ पे साइक्लोन मैनेजमेंट के बारे में, इंडिया में किस तरीके का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे केयर प्रोजेक्ट देखेंगे। तो चलिए आज इस इन्वायरमेंट वाले सेक्शन को कंप्लीट ही कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले लास्ट लेसन में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, जिसका आंसर बता देती हूँ। और आज के लिए आपके पास कुछ फ्रेश क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की डिस्कशन। ये बेसिकली 4 क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा गया था, वो भी इन्वायरमेंट फर्स्ट लेसन से। तो अगर आप लोगों को प्रीवियस लेसन देखनी है तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से आप क्या समझते हो। सेकंड है कि जो साइक्लोन स्टॉर्म है मेकुनु और लुबान, ये किस किस जगह पे आया है। थर्ड है कि इनिशिएटिव 2020 ये किस कंट्री की है और किस चीज़ से ये रिलेटेड है, इसका एम बताना था। 4 स्पीसीज आपको लोकस्ट की बतानी थी, जो कि इंडिया में पाया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन है। अगर आपने अभी भी आंसर नहीं किया है तो अभी आंसर कर सकते हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि जब मैं पूछती हूँ तभी आप लोग आंसर कर सकते हो, अभी भी आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिए ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हम लोग बात करें इकोसिस्टम रीस्टोरेशन का, यानी कि इसी से आप लोग समझ सकते हो कि हमारे इकोसिस्टम को फिर से रीस्टोर करना है। यानी कि जितना अब तक बर्बाद हो चुका है, चाहे वो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हो, या फिर किसी भी तरीके से डिफॉरेस्टेशन के बारे में हो, या फिर डिस्ट्रॉय करने के बारे में हो, डैमेज करने के बारे में हो, तो जितना भी हम लोग अपने इकोसिस्टम को बर्बाद कर चुके हैं, उसको फिर से हम लोग रीस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोसेस को इकोसिस्टम रीस्टोरेशन कहा जा रहा है। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है मेकुनु और लुबान, ये आपको देखने को मिलेगा। मेकुनु कहाँ आया था, तो ओमान की कोस्ट में आया था, और यहाँ पे लुबान की बात करें तो ये यमन में आया था। तो दोनों ध्यान रखना है, क्योंकि वेस्ट एशिया की कंट्री है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ये आप देख सकते हो कि ये नीचे आपका यमन हो जाता है, ये ऊपर आपका ओमान हो जाता है, और यहाँ पे आपकी सऊदी अरेबिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, मेकुनु है, और यहाँ पे आपका लुबान है। ओके, इनिशिएटिव 2020 की बात करें तो ये लैटिन अमेरिका का ये आपका इनिशिएटिव है, जिसका एम है कि 20 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ जो डिग्रेडेड लैंड है उसको यहाँ पे रीस्टोर करना है, वो भी 2020 तक। तो इसलिए यहाँ पे 20 × 20 है, इट मीन्स कि 20 मिलियन लैंड को यहाँ पे जो है आपका रीस्टोर करना है, एंड देन यहाँ पे आपका 2020 तक करना है। फिर यहाँ पे 4 स्पेसीज ऑफ लोकस्ट की बात करूँ, ये जो आपके टिंडे होते हैं उनके 4 तरीके के होते हैं, और चारों तरीका आपका इंडिया में जो 4 टाइप्स के होते हैं, वो चारों टाइप्स जो है इंडिया में पाई जाती है। फर्स्ट है डेजर्ट लोकस्ट, ठीक है। सेकंड है माइग्रेटरी लोकस्ट, थर्ड है यहाँ पे बॉम्बे लोकस्ट, एंड फोर्थ यहाँ पे ट्री लोकस्ट। सो चारों टाइप की जो लोकस्ट है उसका ध्यान रखना है आप लोगों को। आइए कुछ आज के लिए आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है, इसका आंसर आप लोग को देनी है। सबसे पहले बतानी है कि स्टेरिन है क्या। ये एक स्टेरिन गैस थी, जो कि आपका विजाक गैस लीक से रिलेटेड है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। लेबर आपको बतानी है कि कौन से लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में, या फिर सेंट्रल लिस्ट में, ये आपको बताने हैं। फिर FAO और UNEP का ये हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग स्टेट PCS, SSC, CGL अगर इस तरीके के भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हो, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इस तरीके का क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है इंडिया की फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी। तो फर्स्ट है, यानी कि इससे क्वेश्चंस बनने की चांसेस हो सकती है। और बात करें हम लोग डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी के बारे में, तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ये सेटअप किया गया है, गैंगेटिक डॉल्फिन, वो भी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक एक चीज़ पे ध्यान से यहाँ पे आप लोग गौर फरमाइएगा। जो ऑब्जर्वेटरी है ये आपका कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में। और ऑब्जर्वेटरी का ये एम है कि यहाँ पे इको टूरिज्म को प्रमोट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होगा रिवर इकोलॉजी में, क्योंकि ये ऑब्जर्वेटरी जो आपका कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ये आपका ब्रिज में होगा। जो गंगा रिवर है उसके ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है उसमें आपका ऑब्जर्वेटरी इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये है सुल्तानगंज ओगुमानी घाट ब्रिज है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ होता है। जैसे देखिए ये रिवर है, इसके ऊपर आपका इस तरीके का जो है ब्रिज बनता है, तो यहाँ पे आपका जो है इस तरीके से ऑब्जर्वेटरी बनेगा, जहाँ पे जाकर जो है आप लोग लाइव देख सकते हो। यानी कि ये जो आपकी यहाँ पे रिवर गंगा है, तो रिवर गंगा पे जब भी यहाँ पे गैंगेटिक
गैंगेटिक डॉल्फिन ऊपर आएगी तो आप लोग यहाँ से जो है इस तरीके से देख सकते हो। तो ये एक प्रोविज़न है जो कि इस तरीके से बनाया जा रहा है। अब गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में स्टैटिक जो है वो आप लोग को पता होना चाहिए। लास्ट लेसन भी जो हम लोग मॉर्निंग में डिस्कस किए थे, क्विज़ वाली सेशन जो हमारे इनसाइट आईएएस की चलती है, उसमें भी हम लोग जो है डॉल्फिन के बारे में पूरी तरीके से देखे थे। इरावदी डॉल्फिन हो गई या फिर गैंगेटिक डॉल्फिन हो गई। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं गैंगेटिक डॉल्फिन का जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, और साथ ही साथ आप लोग देखो कि ये प्रेफर करते हैं डीप वाटर में। ये स्टेटमेंट हमारे डीप वाटर में जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जो रिवर की कन्फ्लुएंस है, यानी कि 2-3 रिवर जहाँ के मिलती है, वहाँ पे आपको जो है ये गैंगेटिक डॉल्फिन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रेश वाटर रिवर में ही होते हैं और ये ब्लाइंड होते हैं। इनको ब्लाइंड इनको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है। इनके आँख नहीं होते हैं, ये ब्लाइंड होते हैं। और ये जो है ना इंडिकेटर है, यानी कि जहाँ पे भी रहते हैं, जिस जगह पे भी, जिस रिवर पे रहते हैं ये गैंगेटिक आपके जो डॉल्फिन है, इससे ये पता चलता है ना कि वहाँ की जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा हेल्दी है। ओके, और साथ ही साथ इसको हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया का भी दर्जा दिया गया है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कि ये जो है आपकी गंगा के साथ साथ ब्रह्मपुत्र और मेघना वाले रीजन में भी पाया जाता है। कर्णफुली संगू रिवर सिस्टम जो नेपाल की है, इंडिया की है और बांग्लादेश की है, वहाँ पे भी इसको देखने को मिलेगा। तो कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ये सारी जगह जो है आप लोग को ध्यान रखना होगा। इंडिया में आप देखोगे तो 7 स्टेट में आपको जो है गैंगेटिक डॉल्फिन देखने को मिलेगा। एक है असम, दूसरा है यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। मेजर थ्रेट क्या है, यानी कि प्रॉब्लम क्या हो रही है डॉल्फिन को इंडिया में, तो इसमें है कि ओवर फिशिंग हो रहा है। यानी कि कहीं पे भी आप लोग रिवर में देखो तो ओवर फिशिंग बहुत ज़्यादा होता है, और जो नेट फेंका जाता है हमारे फिशिंग को पकड़ने, फिशेस वगैरह को पकड़ने के लिए, तो उसमें समटाइम्स जो है इस तरीके के डॉल्फिन भी कैच होकर बाहर आ जाते हैं। उसके बाद पॉल्यूशन है, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन से जो है हमारी रिवर पूरी तरीके से गंदी होती जा रही है। वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, जिनके कारण जो इनका रहने का जगह है वो कहीं ना कहीं इंक्रोच हो रहा है। गैंगेटिक डॉल्फिन की अगर बात करें तो ये जो 21 स्पेसीज है उनमें से ये एक है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटाट है, उनमें से इनको यहाँ पे देखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये है कंजर्वेशन एक्शन प्लान फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन, जो कि यहाँ पे 10 साल का ये आपका एक प्लान था, जिसमें कि जो जितने भी थ्रेट थे, यानी कि जो भी प्रॉब्लम था गैंगेटिक डॉल्फिन को, उसको आइडेंटिफाई किया गया। और जो रिवर ट्रैफिक है, इरीगेशन कैनल है और जो डिप्लीशन हो रहा है प्री बेस, उनके इम्पैक्ट को यहाँ पे देखा गया है, जो कि डॉल्फिन के पॉपुलेशन से है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये इससे रिलेटेड जो आपका एक्शन प्लान लाया गया है इस पर भी ध्यान रखिएगा। कुछ और डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं जो कि इंडिया में पाया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक है, इसकी भी स्टेटस आप देखोगे इंडेंजर्ड है, और ये सिर्फ आपका पाया जाता है लोअर पार्ट, यानी कि इंडस रिवर का जो लोअर पार्ट है पाकिस्तान में और जो रिवर बीज में है वहाँ पे ही पाया जाता है। और रिवर बीज भी जो है ये आपकी इंडस रिवर का ही ट्रिब्यूटरी है, जो कि पंजाब में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये जो है मडी वाटर में लाइफ जो है बहुत अच्छे से अडाप्ट कर लेते हैं, और फंक्शनली ये ब्लाइंड है, ठीक है, ये भी अंधे होते हैं इंडस रिवर डॉल्फिन भी। ये डॉल्फिन जो है ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब की, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंजाब वाले रीजन में ये मिलती है, तो वहाँ की स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप की है वो है इरावदी डॉल्फिन। तो इरावदी डॉल्फिन का भी स्टेटस यहाँ पे इंडेंजर्ड ही है। इरावदी रिवर के अलावा, क्योंकि इरावदी रिवर आपको देखने को मिलेगा कि चाइना से होते हुए ये म्यांमार, वियतनाम और आपका कंबोडिया, थाईलैंड, आपका लाओस, ये सारे कंट्री से होते हुए बहता है। तो इरावदी रिवर के अलावा आप यहाँ पे देखोगे, ओ सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई, इरावदी रिवर जो है वो आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा। एक्चुअली मैं जो बता रही थी वो मैकोंग रिवर था, ओके, जो चाइना से होते हुए आपकी जो है बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद आपका थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम से होते हुए जो डंप करती है, और वो आपका जो है मैकोंग रिवर हो गया। ये इरावदी रिवर है जो कि आपको म्यांमार में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंडिया के गंगा, चिल्का लेक और साउथ ईस्ट एशिया मैकोंग रिवर में भी ये पाया जाता है। साथ ही साथ ये एस्च्यूरी में रहना प्रेफर करते हैं और ब्रैकिश वाटर में। एस्च्यूरी क्या होती है, जैसे देख लीजिए कि ये रिवर गंगा है, ये रिवर गंगा जो है इस तरीके से आपकी चलती है, ये आपका जो है वेस्ट बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में इंटर करती है। बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा हो जाता है और बांग्लादेश से फिर वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो जिस जगह पे ये आपकी जो रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, तो इसको यहाँ पे जो कहते हैं एस्च्यूरी, ठीक है। तो ये वाला रीजन जहाँ पे आप लोग देख लिए कि यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस भी हो गया, यानी कि बे ऑफ बंगाल का और यहाँ पे रिवर का जो है आपका गंगा रिवर का कॉन्फ्लुएंस भी हो गया, तो यहाँ पे भी डॉल्फिन पाया जाता है, तो इसको एस्च्यूरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रेफर करते हैं ये रहना, और ब्रैकिश वाटर में, ठीक है, वो भी कोस्ट के अगल बगल। तो ये ध्यान रखना है इरावदी डॉल्फिन के बारे में। इंडियन ओशन अगर हम लोग हम बैंक डॉल्फिन बोले तो ये एक अलग तरीके की डॉल्फिन होती है, इसका भी स्टेटस जो है इंडेंजर्ड है। सो इट इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर ऑल द IUCN स्टेटस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ
डॉल्फिन, है कि नहीं, क्योंकि सबकी इंडेंजर्ड ही है, तो आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो शोर वाटर होती है कंट्रीज़ की इंडियन ओशन में, वहाँ पे रहना प्रेफर करता है ये वाला डॉल्फिन, और ये आपका खास करके फ्रेश वाटर इनपुट में। साथ ही आप लोग देखोगे कि ये शोर से, यानी कि जो कोस्टल एरिया है, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया की कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, तो इसके अगल बगल ही रहना पसंद करते हैं। इसके ज़्यादा दूर जो है ना कोस्टल वाटर में आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि कहाँ कहाँ पे। तो इंडियन ओशन का अगर आप लोग पूरा फिगर देखोगे तो एक साइड यहाँ पे आपको अफ्रीका देखने को मिलेगा, यहाँ पे इंडियन ओशन हो गया, इस पे वेस्ट एशिया हो गया, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया वाला देखने को मिलेगा, ये साउथ ईस्ट की कोई आइलैंड वगैरह सब है। तो इस तरीके से पूरा आपका इंडियन ओशन सराउंडेड है। तो साउथ में आप देखोगे कि ये साउथ अफ्रीका वाला कोस्ट है, नॉर्थ वार्ड अगर आप देखोगे तो ईस्ट अफ्रीका का कोस्ट है, उसके बाद मिडिल ईस्ट भी है यहाँ पे, और वेस्ट कोस्ट भी है इंडिया का। तो ये वाले रीजन में जो है ना आपको ज़्यादा दूर तक देखने को नहीं मिलेगा ये हम्बैक डॉल्फिन, तो याद रखना है। ईच एंड एवरी पॉइंट जो इस डॉल्फिन की है, हर एक तरीके की डॉल्फिन की है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज साइक्लोन मैनेजमेंट इन इंडिया। तो डिटेल में देखने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखोगे कि साइक्लोन अम्फन आया था, और वो ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिला, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। तो देखते हैं और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये स्टॉर्म जो है ओनली आपको देखने को मिलेगा कि सेकंड सुपर साइक्लोन है जो कि बे ऑफ बंगाल में ये आपका बना था, वो भी 1999 के बाद। तो 1999 के बाद ये सेकंड ऐसी सुपर साइक्लोन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये आया था, इसकी विंड स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, तो इसलिए इसको सुपर साइक्लोन कहा गया है। अगर हम लोग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जिनकी विंड स्पीड अगर 222 किलोमीटर पर आवर से अगर ज़्यादा है, तो उसको यहाँ पे सुपर साइक्लोन के कैटेगरी में रख दिया जाता है, जो कि हाईएस्ट है क्लासिफिकेशन में। और जो रैपिड इंटेंसिफाई देखने को मिला, यानी कि अम्फन जो है आया तो ठीक से था, यानी कि इसकी स्पीड उतनी ज़्यादा मॉडरेट थी जो कि साइक्लोन का होता है, लेकिन उसके बाद जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया और ये वार्मिंग करने लगा, यानी कि बे ऑफ बंगाल को, ये इंडिकेशन है कि बे ऑफ बंगाल की पानी थोड़ी गर्म होने लगी, और जो मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर देखने को मिला वो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तक भी हो गया। ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, यानी कि हमारे जैसे ह्यूमन बींग के कारण जो हमारे जैसे एक्टिविटीज़ की जा रही है, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके कारण जो है ओशन की जो सरफेस वाटर है वो उसकी भी जो है आपकी टेम्परेचर बढ़ते जा रही है। तो ये एक रीज़न यहाँ पे देखने को मिला है। तो पहले यहाँ पे इनबॉक्स वाली बातें देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। देखिए मेनली साइक्लोन आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, एक टेम्परेट साइक्लोन होता है। अब एक थोड़ा सा आप लोग फिगर समझने का कोशिश कीजिए। ये मान लीजिए कि हमारे अर्थ है, अर्थ में आपका 0 डिग्री से पास होता है, ये आपका इक्वेटर है। उसके बाद आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका रीजन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक, और यहीं पर आपकी जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन आती है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और ये जो रीजन होता है आपका नॉर्थ पोल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, इसको कहते हैं हम लोग टेम्परेट रीजन। और साउथ में आओगे तो यहाँ पे साउथ पोल और साथ ही साथ यहाँ पे जो कैप्रिकॉन के बीच वाला रीजन होता है इसको कहते हैं टेम्परेट रीजन। तो यहाँ पे आपका आता है टेम्परेट साइक्लोन। ओके, तो बात करें हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन का, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप लोग नॉर्मल विंड की स्पीड देखते होंगे, नॉर्मल जो है आप लोग विंड भी फील करते होंगे, लेकिन जब ये आपका विंड बहुत ज़्यादा तेज़ से होने लगे और यहाँ पे एक वॉयलेंट स्टॉर्म हो, वॉयलेंट कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा तेज़ हो जिससे कि हम लोग इसकी कैपेसिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ जान माल की क्षति होती है। आप लोग देखते हो साइक्लोन आता है तो क्या से क्या अम्फन की ही आप लोग बात कर सकते हो कि वेस्ट बंगाल वाले कोस्ट में और साथ ही उड़ीसा वाले कोस्ट में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिल्डिंग्स के कांच वगैरह टूट गए, बिल्डिंग्स टूट गए, छतें निकल जाते हैं जो कि आपके कच्चे घर होते हैं, साथ ही पेड़ जो है पूरी तरीके से ट्रीज़ जो है अपरूट हो जाते हैं, यानी कि जड़ से ही वो निकल के फेंका जाते हैं। साथ ही आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है, वायर होता है, वो टूट फूट जाते हैं, तो बहुत ह्यूज लॉस होता है। इस तरीके के स्टॉर्म को हम लोग वॉयलेंट स्टॉर्म कहते हैं, जो कि हमारी ट्रॉपिकल एरिया के ओशन के ऊपर ये ऑरिजिनेट होता है और फिर उसके बाद कोस्टल एरिया में वो धीरे धीरे आता है और लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शंस देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेवी रेनफॉल होते हैं और रेनफॉल भी जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाइड होता है, बहुत ही ज़्यादा हेवी रेनफॉल होती है। ओके, इसलिए यहाँ पे आपको वॉयलेंट देखने को मिलेगा। मेन क्या है कि आपका लो प्रेशर वाले वेदर सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लो प्रेशर एरिया होता है उस जगह पे आपके साइक्लोन फॉर्म होते हैं और उसके बाद जो है ये स्पीड आपका 62 किलोमीटर पर आवर से भी बढ़ जाता है। विंड जो है वो यहाँ पे आप देखोगे कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ये विंड की जो आपको सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, वही सदर्न हेमिस्फेयर में आप देखोगे तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो यहाँ पे विंड का डायरेक्शन है वो आपका साइक्लोन ये आपका क्लॉकवाइज होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो इंडिया में स्ट्राइक करती है जनरली जो ईस्टर्न
साइड ऑफ इंडिया में आपका जो है ओरिजिनेट होता है। यानी कि आप लोग इस तरीके से देखते हो कि ये ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे अरेबियन सी है। तो जो भी साइक्लोन आती है, मोस्ट ऑफ द साइक्लोन आप देखते हो कि ईस्टर्न साइड में यानी कि बे ऑफ बंगाल में ही ये आती है। और ये जो है डायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा कि समटाइम्स वेस्टर्न इंडिया, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ये आपका हिट करता है, समटाइम्स जो है उड़ीसा वाले रीजन में हिट करता है, या फिर समटाइम्स आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले रीजन में भी देखने को मिलेगा। ये बहुत ही रेयर है। लेकिन एक फिनोमेना बहुत ही ज़्यादा आपका सिंपल होगा और ये आपको पता होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं अगर हम लोग यहाँ पे अरेबियन सी देखें, अरेबियन कंपैरिजन में देखें। और जो साइक्लोन बनने का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है ना कि साइक्लोन बनने के लिए जो फेवरेबल आपका कंडीशन होना चाहिए, वो सारा कंडीशन फुलफिल कौन करता है? तो बे ऑफ बंगाल करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लो वर्टिकल शेयर विंड्स हैं, साथ ही यहाँ पे एनफ मॉइस्चर होते हैं, वो भी मिडिल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पे ये तीन मेजर रीज़न है आपका जिसके कारण यहाँ पे जो बे ऑफ बंगाल में जो आपका साइक्लोन बनता है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट बनता है। साइक्लोन की फ्रिक्वेंसी आप देखोगे तो बाई मॉडल है, यानी कि साइक्लोन जो होते हैं वो आपको दो तरीके के मंथ में आपको देखने को मिलेगा। एक मई से जून में बहुत ज़्यादा साइक्लोन बनते हैं और दूसरा जो है अक्टूबर और नवंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा साइक्लोन बनते हैं। कंडीशन क्या क्या है ये साइक्लोन फॉर्मेशन का? तो साइक्लोन फॉर्मेशंस के जो कंडीशंस होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे साइक्लोजेनेसिस भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है कि सी टेम्परेचर जो है ना वो यहाँ पे गर्म होना चाहिए, और गर्म कितना होना चाहिए? तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक तो होना ही चाहिए। और वार्मिंग जो है ना वो आपका जितना भी डेप्थ हो, यानी कि जो सी की जो डेप्थ है यानी कि 60 मीटर तक जो है ये गर्म होना ही चाहिए। सेकंड कि हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, यानी कि वहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी की जो आपकी यानी कि जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और जो हाइट है यानी कि 5000 मीटर तक अगर ह्यूमिडिटी अच्छा खासा है तो यहाँ पे आपका फेवरेबल कंडीशंस देखने को मिलता है। थर्ड है कि एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी हो, यानी कि यहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी है तो इससे क्या होता है कि क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं ना उसकी फॉर्मेशंस यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सकती है। लो वर्टिकल विंड है, यानी कि लोअर और जो हायर लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर का उसमें जो विंड है ना वो लो वर्टिकल विंड आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे हीट को जनरेट होने से अलाउ नहीं करता है। और ये जो है ना आपका क्लाउड के द्वारा रिलीज़ किया जाता है जिससे कि ये जो है आपके उस एरिया से ट्रांसपोर्ट हो सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा फंडा है। साथ ही यहाँ पे साइक्लोनिक जो आपकी वॉटिसिटी है उसके प्रेजेंस से, यानी कि जो रेट ऑफ रोटेशन ऑफ एयर, जितने रेट से जितने तेज़ी से आपका जो यहाँ पे एयर रोटेट करता है, ये जो आपको कहते हैं इसको कहते हैं साइक्लोनिक वॉटिसिटी। ये आपका इनिशिएट होता है और फेवर रोटेशंस करता है साइक्लोन के साइक्लोनिक फॉर्म में, ठीक है, एयर के साइक्लोनिक फॉर्म में। लोकेशन ओवर द सी, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एटलीस्ट 4 to 5 डिग्री लैटिट्यूड होना चाहिए, और ये कहाँ से? तो आपके इक्वेटर से 4 to 5 डिग्री अवे होना चाहिए, यानी कि दूर होना चाहिए। तब ये सारे जो है यहाँ पे आपके कुछ फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे साइक्लोन को फॉर्म करने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अब आगे देखते हैं कि इससे जो है आगे क्या बात किया जा रहा है। बात किया जा रहा है कि हम लोग को क्यों ज़रूरत है कि साइक्लोन को मैनेज करने का। ओके, सबसे बड़ी बात ये है। तो प्रोनेस टू द साइक्लोन है, यानी कि इंडिया आप देखते हो कि हमारी जो सदर्न इंडिया है, यानी कि यहाँ पे जो पेनिसुला इंडिया आपको देखने को मिलेगा, इसमें लंबी कोस्ट लाइन है। और कोस्ट लाइन कितनी है? तो 7516 किलोमीटर तक है, जिसमें से 5700 किलोमीटर जो है वो साइक्लोन की ही प्रोन है, यानी कि यहाँ पे जो है इतने रीजन में साइक्लोन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और साइक्लोन आती है तो आपको पता है कि पब्लिक लाइफ हो, प्रॉपर्टी लाइफ हो, ये दोनों को क्षति ज़रूर पहुँचता है। तो 8% जो कंट्री की एरिया है और 1/3 जो पॉपुलेशन है, जो कि 13 कोस्टल स्टेट और यूटीज़ में रहते हैं, उनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है जब इस तरीके का साइक्लोन आता है। तो सेकंड है कि लॉस होता है, क्योंकि साइक्लोन के कारण बहुत ज़्यादा लॉस होते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि नंबर ऑफ डेथ्स होते हैं, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, इतनी तेज़ की बारिश होती है, इतने तेज़ के आपके आंधी आते हैं कि उनके घर वगैरह सब उड़ जाते हैं, उनके रहने खाने पीने का सारा व्यवस्था ख़त्म हो जाता है। पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी की डैमेज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी डैमेज हो जाती है, बहुत सारे रोड क्रैक हो जाते हैं, आपके जो डैम्स वगैरह है, ब्रिजेस वगैरह है, वो आपकी ब्रेक क्रैक हो जाते हैं। बहुत सारे डैमेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर का तो देख ही लिए, जिससे कि यहाँ पे जो हमारे डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, और हमारी जो डेली रूटीन है ना वो कहीं ना कहीं ठप पड़ जाती है। आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी लाइन ही गिर जाती है, जिसके कारण 2-3 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आ पाती है, आने जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। 3-4 दिन तक जो है ना, इवन एक हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं वापस से प्रॉपर नॉर्मल लाइफ में आने में।
साथ ही क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है और रिजल्टेंट जो सी लेवल राइज हो रही है, इसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि जो आज आने वाले जो 10 साल है ना, यानी कि कमिंग डिकेड है, उसमें और ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेगा अगर इस तरीके का जो है आपका साइक्लोन आने लगा तो साइक्लोन मैनेजमेंट का क्या फंडा है इंडिया में, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और ये सबसे ऊपर की अथॉरिटी है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करते हैं, और इसको जो हेड करते हैं वो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेशनल गाइडलाइंस लेकर आए कि साइक्लोन को कैसे मैनेज करना है। हमारे यहाँ की सेकंड जो इंस्टीट्यूशन है वो है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये नोडल एजेंसी है और वो यहाँ पे बताती है कि साइक्लोन आने वाला है, यानी कि वार्निंग दिया जाता है उनके द्वारा। आप लोग भी देखते हैं कि वो बता देते हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले इस तरीके के साइक्लोन आने वाले हैं, तो ये काम किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। नेशनल गाइडलाइन अगर हम लोग देखें कि साइक्लोन को कैसे मैनेज किया जाता है, तो ये सारी जो गाइडलाइंस है ना, ये आपका इवॉल्व होता है, क्योंकि हम लोग शिफ्ट देखते हैं, पहले रेस्क्यू करते हैं, फिर यहाँ पे जो है रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच देखते हैं, वो भी हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर। यानी कि जो गाइडलाइंस है, आपके गाइडलाइंस में क्या क्या होना चाहिए कि लोगों को पहले डिस्प्लेस करना है, यानी कि अगर वार्निंग मिल गया है और ऐसे लोग अगर उस तरीके के जो साइक्लोन आने वाले अगर उस एरिया में रह रहे हैं, तो उनको वहाँ से उठाकर सही जगह पर रेस्क्यू करना है, सेफ जगह पहुँचाना है। उसके बाद जो है एक सेंट्रिक अच्छा खासा रिलीफ पैकेज वगैरह देना चाहिए, यानी कि खाने का सामान, उनको रहने का सामान, सारी चीज़ें सुख सुविधा वाली उनको पहुंचाना है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि इसको 2 तरीके से डिवाइड किया गया है गाइडलाइंस को, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल। तो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या क्या लेना है, सबसे पहले कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जो भी आपके कोस्टल एरिया है, जहाँ पे भी साइक्लोन प्रॉन वाला जो एरिया है, उसमें क्या करना है ना कि आपकी इस तरीके की वार्निंग सिस्टम होनी चाहिए। एक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन हो, डॉपलर रडार हो, हाई विंड स्पीड रिकॉर्डर हो, ओशन बायोस हो, अनमैन्ड एरियर व्हीकल्स हो, ये सारी चीज़ वहाँ पे तैनात होने चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि साइक्लोन कब आने वाला है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिल सके, अच्छे तरीके से फॉरकास्ट कर सके कि साइक्लोन आने वाली है तो कितनी इंटेंसिटी से आने वाली है। ये सारी चीज़ों पर जो है हम लोग को मास्टर बनना पड़ेगा। सेकेंड है कि कम्युनिकेशन और डिसमिनेशन सिस्टम होनी चाहिए, यानी कि प्री रिक्वेसाइट्स जो है ये हमारे यहाँ होनी चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए साइक्लोन वार्निंग का। और यहाँ पे सेलुलर टेलीफोन नेटवर्क होनी चाहिए, सैटेलाइट फ़ोन भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाती है इस तरीके का डिजास्टर्स आता है तो। और डिजास्टर वार्निंग सिस्टम टर्मिनल भी होनी चाहिए। साथ ही साथ जितने भी कोस्टल जोन है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए। एक हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना है कि कैसे कोस्टल जोन मैनेजमेंट लेकर चलना है, जैसे कि प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कोस्टल एरिया का कि कहाँ पे कम्युनिटीज़ को लोकेट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे ही होना चाहिए, वो भी सेफ एरिया में होना चाहिए। नेचुरल जो बायोशील्ड है उनको रीस्टोर करना है, प्रोटेक्ट करना है, और जो लॉस ऑफ लाइफ है, यानी कि जो लोगों की डेथ होती है वो कम से कम हो सके, और जो डैमेजेस देखने को मिलता है पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को, वो कम से कम यहाँ पे हो सके। साथ ही यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान देना है मैंग्रोव फॉरेस्ट और शेल्टर बेल्ट्स में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल वाले रीजन में जो इस बार अम्फन साइक्लोन आया था, उससे हमारे सुंदरबन वाले एरिया में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला था। सुंदरबन जो एरिया है उसको मैंग्रोव कहा जाता है, और सुंदरबन ही क्यों कहा जाता है, वहाँ पे एक ट्री है जिसका नाम सुंदरी है, सुंदरी ट्री के नाम पे ही वो एरिया का नाम सुंदरबन रखा गया है। सेकंड थिंग है कि उसको मैंग्रोव कहा जाता है। मैंग्रोव कहने का मतलब होता है कि मैंग्रोव वाले जो आपके एरिया में जो आपको ट्री देखने को मिलेंगे ना, उनके रूट्स आपको बाहर देखने को मिलेंगे, इस तरीके से बाहर रूट्स होते हैं। ठीक है, मेनली आप लोग अभी भी अपने घर में जितने भी पेड़ पौधे उनका आप देखोगे तो मिट्टी के अंदर रूट्स होते हैं, लेकिन इस तरीके के जो पौधे होते हैं जिनका रूट्स बाहर होता है, तो उस तरीके के बहुत एकजुट में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट का दर्जा दे देते हैं। इनकी प्रिवेंशंस का काम करना चाहिए और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो हमारे यहाँ के कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स है। इसके बारे में डिटेल बताई हूँ। टोटल हमारे यहाँ जो है 6 रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, मेनली 5 रूल्स ही है और इसमें आपका सब पार्ट भी किया गया है। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स के को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। अवेयरनेस जनरेट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोग जो उस कम्युनिटी के हैं और नेबरहुड है, उनको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर कोई भी साइक्लोन की वार्निंग दी जाती है, साइक्लोन आने वाला है, तो उनको किस तरीके से स्टेप्स लेना है, क्या क्या काम उनको लेकर चलना है, जिस तरीके से वो अपना बेटर ख्याल रख सके। ये तो हो गया नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। स्ट्रक्चरल मेजर्स की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होना चाहिए कि क्या साइक्लोन से होने वाले रिस्क है और रिस्क को कैसे कम करना है, और एडुकेट नंबर ऑफ शेल्टर होना चाहिए, यानी कि जो भी लोग अगर इस तरीके से साइक्लोन में फंस गए हैं या फिर उनके घर जो है वो टूट फूट गए हैं, छत उखड़ गए हैं, तो उनको एक अच्छे तरीके से जो है दूसरे जगह घर उनको देना है। कम्युनिटी सेंटर, स्कूल, बिल्डिंग होना चाहिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, ये सारी चीज़ों पे जो है नंबर, एडुकेट नंबर हो जहाँ पे लोगों को
रख सकें। साथ ही साथ इसको जो है लोगों को मूव करने में काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए जो भी वल्नरेबल एरिया में है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड करना है कि एटलीस्ट वन ऑल वेदर लिंक रोड हो और वो हर एक विलेज में हो। यानी कि आप लोग देखते हो कि साइक्लोन आता है तो रोड वगैरह क्रैक हो जाते हैं, तो लोगों की आवाजाही में जो है आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो मेक श्योर कि ऐसी एक रोड होनी चाहिए जो कि ऑल वेदर हो, किसी भी तरीके का आपका वेदर हो, चाहे वो आपका अर्थक्वेक आ जाए, चाहे आपका साइक्लोन आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए, तो वो एक रोड जो है हमेशा रहे जिससे कि लोगों का जो है ना और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे आपका ब्रेक ना हो। साथ ही सैलाइन इम्बैंकमेंट आपका जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है। यानी कि आप लोग देखते हो कि जैसे ये कोस्टल एरिया है, तो कोस्टल एरिया में क्या होता है ना कि इतने चौड़े चौड़े जो है आपका यहाँ पे एक इम्बार्कमेंट यहाँ पे बनाया जाता है जिससे कि ये जो पानी वगैरह होते हैं ना, तो पानी ये आपका जो है कोस्टल एरिया में जल्दी पहुँच ना पाए, इस इम्बार्कमेंट को क्रॉस करे पहले, उसके बाद जो है इस एरिया में पहुँचे। तो ये सैलाइन इम्बांकमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं कोस्टल जोन में, उनकी हैबिटाट यहाँ पे प्रोटेक्ट हो पाएगी। एग्रीकल्चर क्रॉप जितने हैं, जैसे कि आप लोग देखते हो कि बहुत सारे क्रॉप वगैरह लगाए जाते हैं, तो उसमें पानी डायरेक्ट ना घुस पाए, इस तरीके का आपको काम करना है। और इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस करना है, वो भी कहाँ पे, तो कोस्टल वाले रीजन में। साथ ही नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को लेकर आए, गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आया गया जो कि इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम लोग वर्ल्ड बैंक की यहाँ पे असिस्टेंस ले रहे हैं और वर्ल्ड बैंक जो असिस्टेंस दे रही है हमें, वो $300 मिलियन तक का दे रही है। तो इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, यानी कि साइक्लोन से होने वाले जो भी रिस्क है उसको हम लोग अच्छे तरीके से टैकल कर सके। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे यहाँ पे डिवीजन है स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर साइक्लोन मिटिगेशन एफर्ट्स का, उसको और ज़्यादा मजबूत करें। साथ ही इससे जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में जो रिस्क है, वल्नरेबिलिटी है, उसको हम लोग कर सके जहाँ पे भी आपको साइक्लोन आने वाला चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको 4 कॉम्पोनेंट देखने को मिलेगा, कॉम्पोनेंट ए, कॉम्पोनेंट बी, कॉम्पोनेंट सी और कॉम्पोनेंट डी। तो इसमें क्या क्या आपका डिवाइड किया गया है। कॉम्पोनेंट ए में रखा गया है कि जो अर्ली वार्निंग जो यहाँ पे सिस्टम है, साइक्लोन वार्निंग जो दी जाती है, उसको और ज़्यादा इंप्रूव करना है। बेटर तरीके से ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स यहाँ पे पता होना चाहिए कि साइक्लोन अगर आ रही है तो किस किस एरिया में आ रही है। समटाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इन्फॉर्मेशन तो देते हैं कि हाँ ठीक है साइक्लोन आ रही है, बे ऑफ बंगाल में ही ओरिजिनेट हो रही है, और वो जो है एक अनुमान लगाते हैं कि चलो साइक्लोन जो है हमारे उड़ीसा वाले कोस्ट को टच करेंगे या फिर आंध्र प्रदेश वाले कोस्ट को हिट करेंगे। लेकिन समटाइम्स आप देखते हो कि कैसे होता है कि वो अपना जो है रास्ता मूव करके जो है समटाइम्स वो बे ऑफ बंगाल के रीजन में आते हैं और फिर गुजरात वाले रीजन को हिट करते हैं। तो वायु जो साइक्लोन था उसका एक ऐसे ही हरकत था, वो अचानक से अपने पाथ को चेंज कर लिया और वो अरेबियन सी में आ गया था और उसके बाद जो है महाराष्ट्र वाला रीजन और जो गुजरात वाला रीजन है वहाँ पे हिट किया था। तो उस तरीके से क्या है ना कि हमारी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे पता चलता है कि वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रही है, तो इससे प्रॉब्लम हो जाता है। यानी कि जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। जब आपको अर्ली वार्निंग सिस्टम दे दिया जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ किस तरीके से आपका कितनी इंटेंसिटी से आपकी जो साइक्लोन आ रही है, तब आप लोग प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाओगे। उसके बाद कंपोनेंट बी में है कि साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि साइक्लोन शेल्टर बनाना है, एक्स्ट्रा बना के रखना है, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारी इतनी लंबी कोस्ट है, हम लोग टाइम टू टाइम जो है हर एक साल बहुत सारे साइक्लोन से हिट होते ही है, बहुत सारे लोगों की जान चली ही जाती है, ना चाहते हुए भी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज होती है। तो क्यों ना एक अलग से ऐसा घर बनाया जाए जो कि साइक्लोन के लिए हो। जब साइक्लोन आने वाले हो तो उसमें क्या करना है कि जितने भी लोग उस एरिया के वल्नरेबल हो उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये काम करना ज़रूरी है। कंपोनेंट सी में बताया जा रहा है कि टेक्निकल असिस्टेंस होना चाहिए हैजार्ड रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। कंपोनेंट डी में है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट करना है, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका बनाया जा रहा है, इस तरीके का प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, तो इसको जो है अच्छे तरीके से मैनेज करना है और सारे इंस्टीट्यूशन, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे, तभी ये अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो ये 4 आपका कंपोनेंट इसके अंदर रखा गया है। अब बताया जा रहा है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट भी करना है, यानी कि एक यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि जो साइक्लोन से होने वाले जो यहाँ पे मैनेजमेंट, साइक्लोन डिजास्टर जो आएगा उसको मैनेज करने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका कवर करना है डिजास्टर मैनेजमेंट के सारे फेज को कवर करना है, और ये आपका जो है ना ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा उन सारे स्टेट को जो कि वल्नरेबल है और जो कि हिट हुए हैं सारे साइक्लोन से। कम्युनिटी बेस्ड यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, एक अप्रोच है जिसके थ्रू जो है ना यहाँ पे कम्युनिटी की कैपेसिटी को बिल्डअप करना है और वो यहाँ पे एक्सेस कर सके कि कितना ज़्यादा वल्नरेबल है। यानी कि अगर ये बताया जा सके आईएमडी के द्वारा कि हाँ साइक्लोन आने वाला है इस एरिया में, आपका मान लीजिए कि उड़ीसा के कोस्ट में आपका हिट करने वाला है, तो इतना ज़्यादा एक्सेस कर सके कि ठीक है इस कोस्ट में आने वाला है, उड़ीसा वाले कोस्ट में, तो यहाँ पे कितने लोग रहते हैं उनकी डेटा होनी चाहिए, उसमें से कितने इंटेंसिटी में ये साइक्लोन आ रहा है, अगर ज़्यादा से इंटेंसिटी में आ रहा
रहा है तो ये अनुमान लगाना चाहिए कि ह्यूमन को और नेचुरल डिजास्टर, मतलब कि ये जो आपका जितने इंटेंसिटी से आ रहा है तो इससे ये पता चलना चाहिए कि कितने मास नंबर पे लोगों को जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, कितना लॉस होने वाला है, ये सारी चीज़ें एक्सेस करना है और उसी के बेसिस में एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी डेवलप करना है। रिसोर्स जो भी ज़रूरी है वो यहाँ पे लेकर आना है, जो भी आपका साइक्लोन के थ्रू इम्पैक्ट है उसको प्रिवेंट करने के लिए और उसको मिटिगेट करने के लिए, ओके, रोकने के लिए और उसके बाद जो है उससे आपका टेक केयर करने के लिए। तो ये पूरी तरीके से साइक्लोन मैनेजमेंट के ऊपर आपकी आर्टिकल थी। तो आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये आर्टिकल थी और इंटरेस्टिंग भी थी। अब इसी के साथ एक और आर्टिकल बची है, इसको भी यहाँ पे ख़त्म ही कर लेते हैं, जो कि है केयर, क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस फॉर साउथ एशिया। इसी को शॉर्ट फॉर्म में केयर कहा जा रहा है, ठीक है। तो केयर प्रोजेक्ट अगर ऐसे भी पूछा जाता है केयर प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट अगर दे दे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तभी आप लोग जो है एग्जाम टाइम में आप लोग क्लिक कर पाओगे। बट ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक बोर्ड जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हैं उनके द्वारा यहाँ पे $39.5 मिलियन यहाँ पे आपका अप्रूव किया गया है केयर प्रोजेक्ट के लिए, जिसके थ्रू जो क्लाइमेट एक्शन है साउथ एशिया में वो यहाँ पे अच्छे तरीके से बूस्ट हो पाएगा। इस तरीके के प्रोजेक्ट की हमारे साउथ एशिया में ज़रूरत क्यों पड़ा, साउथ एशिया हमें किसे कहते हैं, किस तरीके के कॉन्टिनेंट को साउथ एशिया कहा जाता है। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग साउथ एशिया का, तो मैप में थोड़ा बहुत देख लिया कीजिए कि कहाँ पे साउथ एशिया वाली कंट्रीज़ आ रही है। तो ये पूरी जो ग्रीन कलर की है इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये साउथ एशिया वाली कंट्री आ रही है। ये साउथ ईस्ट एशिया हो गई, ये आपका वेस्ट एशिया हो गया, ये सेंट्रल एशिया हो गया। तो इस तरीके से आप लोग को ध्यान रखना है, ओके। आइए कौन कौन सी कंट्री है इसमें देख लेते हैं साउथ एशिया में। सबसे पहले इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे कंट्रीज़ आपके किस में आते हैं, तो साउथ एशिया में आते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग यहीं के बारे में। तो आइए आप चलते हैं आर्टिकल पे। तो आप समझने की कोशिश करते हैं, कंट्रीज़ आप लोग देख लिए कि साउथ एशिया में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे इस तरीके के प्रोजेक्ट की क्या ज़रूरत पड़ रही है और वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे इतना हेल्प कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साउथ एशिया में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट देखने को मिला है क्लाइमेट रिलेटेड हैज़ार्ड से, ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। क्योंकि जैसे आप लोग कंट्री देख रहे हो कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट रिलेटेड जो हैज़ार्ड है उसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी हम लोग साइक्लोन के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी से आप लोग देख सकते हो। साथ ही हमारे साथ पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो ये सारी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरीके की रिलीफ पैकेजेस की या फिर इस तरीके के हेल्प का। तो 1990 से अगर 2019 के बीच में देखें तो 1000 से भी ज़्यादा क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर देखने को मिला है साउथ एशिया में, जिससे कि 1.7 बिलियन पीपल्स यहाँ पे अफेक्ट हुए हैं और $127 बिलियन जो है ना वो आपको इससे भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो कि डैमेज हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे यहाँ पे 62 मिलियन पीपल्स को जो है ना वो साउथ एशिया में वो एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले लेवल पे भी जा सकते हैं। यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं 62 मिलियन पीपल्स जो कि यहाँ पे पॉवर्टी में जाने के लिए जा सकते हैं। अब केयर प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें रखी गई है। इस प्रोजेक्ट में क्या है ना कि रेजिलियंस बिल्ड किया जाएगा, यानी कि जो क्लाइमेट से होने वाली प्रॉब्लम है, जो डिजास्टर से होने वाली प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा और जो रीजनल डेटा और नॉलेज है उसको शेयर करके। इससे क्या होगा कि जो रीजनल स्टैंडर्ड है वो डेवलप हो पाएगी, एक अच्छा खासा गाइडलाइन निकल कर आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और क्लाइमेट रेजिलियंट जो पॉलिसीज़ और इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। क्लाइमेट रेजिलियंस कहने का मतलब है कि क्लाइमेट से होने वाले, यानी कि कोई भी अगर क्लाइमेट से आप देखते हो कि अगर साइक्लोन आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ आपकी देखने को मिलेगा कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होते हैं, ब्रेकआउट हो जाते हैं, आपका जो है रोड वगैरह पुल वगैरह टूट भी जाते हैं। तो इस तरीके का भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट से होने वाले जो है ना इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि क्लाइमेट से बच सके, क्लाइमेट चेंज से होने वाले, क्लाइमेट डिजास्टर से होने वाले चीज़ें जो है यहाँ पे बच सके। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा खासा पब्लिक प्लेटफॉर्म यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, जिसके थ्रू क्लाइमेट प्लानिंग क्या क्या की जा रही है वो इन्फॉर्म किया जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो इन्फॉर्म किया जाएगा, फंड कितना दिया जा रहा है टेक्नोलॉजी को जिससे कि ये रेजिलियंस यहाँ पे सपोर्ट हो पाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे एक पब्लिक डोमेन प्लेटफॉर्म में फंड भी यहाँ पे दिया जाएगा जिसको कि यहाँ पे रीजनल रेजिलियंस डेटा एंड एनालिटिकल सर्विस कहा जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा वेदर हैज़ार्ड के बारे में, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के बारे में, सेक्टर स्पेसिफिक डेटा के बारे में, जिससे कि पॉलिसी मेकर को हेल्प हो सके कि वो क्लाइमेट रिस्क को एसेस कर सके। साथ ही साथ यहाँ पे जो क्लाइमेट से होने वाले इम्पैक्ट है डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, जैसे कि आपके बांग्लादेश वाले कंट्री में, नेपाल, पाकिस्तान वाले कंट्री में, तो उनको भी यहाँ पे जो है क्लाइमेट से होने वाले जो इम्पैक्ट है उसको एक्सेस किया जाएगा और इसमें जो है एग्रीकल्चर में सपोर्ट दी जाएगी, लाइव स्टॉक में सपोर्ट दी जाएगी, वाटर सप्लाई में, ट्रांसपोर्ट में, ये सारी चीज़ों में यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा।
साथ ही साथ इस केयर प्रोजेक्ट में आप देखो तो $39.5 मिलियन जो है, यहाँ पे आपका 36 मिलियन जो ग्रांट है वो इंक्लूड है किससे, तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और 3.5 मिलियन कहाँ से दिया जा रहा है, तो प्रोग्राम फॉर एशिया रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। और केयर में आप देखोगे कि दो तरीके के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है, एक है रिम्स और एक है एडीपीसी। रिम्स कहने का मतलब है कि रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया, एंड एडीपीसी का मतलब है कि एशिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। तो आइए इन सब के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ दिया गया है। सबसे पहले आईडीए के बारे में देखते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये आपका वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, जो कि वर्ल्ड की जो सबसे पुअरेस्ट कंट्री है, जो सबसे गरीब कंट्री है, उसको यहाँ पे हेल्प किया जाता है। इसका एम है कि पॉवर्टी को कम करना है, लोन वगैरह ग्रांट वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करके, अगर कोई भी अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा है उस कंट्री में, जिससे कि इकॉनमिक ग्रोथ हो सके, इनइक्वालिटीज़ खत्म हो सके, लोगों की जो रहने की कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सके। आईडीए की अगर आप बात करोगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है डेट रिलीफ का। वो भी कैसे, तो यहाँ पे हेविली इंडेप्टेड आपका जो पुअर कंट्रीज़ है उनकी इनिशिएटिव लेके, मल्टीलेटरल डेट इन रिलीफ इनिशिएटिव लेकर, तो इस तरीके से जो है ना एक अच्छा खासा यहाँ पे डेट रिलीफ भी दिया जाता है। जो कर्ज वगैरह अगर कोई कंट्री डूब जाती है पॉवर्टी को कम करते करते, तो उनको उस तरीके से कर्ज से उभारने का भी काम यहाँ पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट आईडीए के द्वारा किया जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम फॉर एशिया रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज। ये एक तरीके का ट्रस्ट फंड है जिसको यूनाइटेड किंगडम डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है, और वर्ल्ड बैंक इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। इसका लॉन्च कब हुआ था, 2018 में, जिसके थ्रू यहाँ पे डिजास्टर और क्लाइमेट रेजिलियंस को स्ट्रेंथन कर सके, मजबूत कर सके। किस किस कंट्री में, तो साउथ एशिया की कंट्री अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। दो यहाँ पे जो आपका रीजनल आपकी जो यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करेगी केयर में, तो पहला यहाँ पे है रीजनल रिम्स है, रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एशिया एंड अफ्रीका के लिए। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है, वो भी जनरेशन और एप्लीकेशन की किस तरीके से अर्ली वार्निंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है अगर किसी भी तरीके का डिजास्टर आ रहा है। रिम्स आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के द्वारा जो एफर्ट्स लगाया जाता है, जैसे अफ्रीका और एशिया की कंट्री है, तो उनको यहाँ पे हेल्प किया जाता है। बाद में यहाँ पे 2004 से इंडियन ओशन सुनामी में भी जो है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया जा रहा है। रिम्स में आप देखोगे कि मेंबर स्टेट के साथ यहाँ पे आपका कैपेसिटी बिल्डिंग भी किया जाता है, और अर्ली वार्निंग यहाँ पे सिस्टम है, यानी कि सुनामी वगैरह अगर आने वाला है तो उसके बारे में बताया जाता है। साथ ही यहाँ पे जो है आपका इंडिया जो है इसके फाउंडर मेंबर है, और आज भी यहाँ पे चेयर है, यानी कि रिम्स काउंसिल में जो है चेयरमैन आपको मतलब कि यहाँ पे जो है इनमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड जो यहाँ पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे लोगों को रिजिलियंस करने में बिल्ड करती है, इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे बिल्ड करती है, डिजास्टर को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी इम्पैक्ट हम लोग एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो 1986 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो थाईलैंड के बैंकॉक में है। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है उन कंट्रीज़ को जहाँ पे रीजनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लाया जाता है कि कैसे क्लाइमेट रेजिलियंस लेकर आना है, क्लाइमेट रिस्क को कैसे रिड्यूस करना है। यहाँ पे आप देखोगे एटीपीसी को जो ये गवर्न किया जाता है, 9 फाउंडिंग मेंबर है इसके, और 9 फाउंडिंग मेंबर में से इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो यहाँ पे केयर्स में दोनों जो यहाँ पे आपके रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फाउंडिंग मेंबर इंडिया भी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके सब है, बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सब है। ओके, तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन जब भी न्यूज़ में रहती है तो इससे क्वेश्चन बनने की चांसेस होती है, तो ध्यान में रखिएगा कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बने तो आप लोग टैकल कर सको। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमारी इन्वायरमेंट की लेसन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरी टॉपिक। तो अगर आज की लेसन आप लोग को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में शेयर कीजिए। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप फ्री हो कमेंट करने के लिए, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।